Hello everyone. वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? एक बार रिप्लाई कीजिए। ओके ओके, आपका रिप्लाई मिला कि वॉइस क्लियर है। सर 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं देखता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। हाँ जी, चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों ये क्लास जो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रख करके दोस्तों एक स्पेशल क्लास शुरू की गई है, जिसमें कि दोस्तों कल से एक नया बैच आ रहा है यूपी पीसीएस 2020 को ध्यान में रख करके, जिसमें मॉडर्न इंडिया की क्लास दोस्तों लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। क्लास का टाइमिंग होगा दोस्तों रात में 9:30, ठीक है, 9:30 टू 11 रात में दोस्तों उसका टाइम है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको क्लास का टाइम, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है अनअकैडमी के, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। फिलहाल दोस्तों जो आज की क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, सभी के लिए फ्री क्लास है। ओके, जिसमें दोस्तों मैं एक एमसीक्यू लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, मॉडर्न इंडिया के का एक एमसीक्यू लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें कि हम लोग पीसीएस में आधुनिक भारत से पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, उसी लेवल के उसी स्तर के प्रश्नों को यहाँ पे डील करेंगे और देखेंगे कि दोस्तों कितने प्रश्नों को आप वहां पे सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो एमसीक्यू पे दोस्तों बात करेंगे। अभी पहले हम लोग, मैं दोस्तों अपना एक परिचय दे दूं आपके सामने, और परिचय के बाद फिर दोस्तों हम लोग एमसीक्यू क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा परिचय है, मेरा नाम जावेद फारूकी। जैसा कि दोस्तों एक ट्रेंड है परिचय देने का, तो मैं आपको अपना एक परिचय दे दूं कि मेरा नाम है दोस्तों जावेद फारूकी। ओके, हेलो अपना, नमस्ते सभी को। अवनीश नमस्ते। आइए दोस्तों समझते हैं, ये मेरा परिचय है दोस्तों, ये मेरा नाम जावेद फारूकी, ये मेरा दोस्तों एजुकेशनल बैकग्राउंड है। चरण स्पर्श अवनीश, एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मैं दोस्तों यूजीसी जेआरएफ इन आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में, ठीक है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में दोस्तों मैंने यूजीसी जेआरएफ की परीक्षा पास की हुई। इसके बाद कंपटीशन की तैयारी के दौरान दोस्तों मैंने 2 बार 2009 एंड 10 में यूपीएससी की परीक्षा का दोस्तों इंटरव्यू तक मैंने वहां पर सफर किया, इंटरव्यू की जर्नी की दोस्तों, वहां तक मैंने अपनी कंपटीशन की तैयारी की जर्नी की। इसके बाद दोस्तों लगातार पिछले 8 वर्षों से, 2013 के बाद से ये लगातार दोस्तों मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में दोस्तों लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में मैंने जो सिविल सेवा के हब के क्षेत्र हैं दोस्तों, वहां पे मैंने देश के कुछ रिनाउंड एंड लीडिंग इंस्टीट्यूट में लगातार मैं पिछले 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। लगभग 200 से ज्यादा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इस समय सेलेक्ट हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में दोस्तों अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ओके दोस्तों, मैं हिस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ।
इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज यानी कि जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री के लिए जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। सोशल इश्यूज पढ़ाता हूँ दोस्तों, सोशल इश्यूज यानी कि सामाजिक मुद्दों की क्लास लेता हूँ। सोशल जस्टिस एंड करंट अफेयर्स की कक्षाएं भी मैं समय समय पे लेता रहता हूँ, और समय समय पे दोस्तों मैं फ्री क्लासेस लेकर के आपके सामने आता रहता हूँ। ये फ्री क्लास अनअकैडमी के ये अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों जारी की गई फ्री क्लास उन बच्चों के लिए होती है जिन बच्चों तक, जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी के सब्सक्राइबर नहीं है, और वो अनअकैडमी के अभी सब्सक्राइबर नहीं है, और वो फ्यूचर में बने या ना बने एक अलग इशू है, लेकिन उन तक भी ज्ञान की रोशनी पहुंच सके, इसलिए दोस्तों अनअकैडमी अपने टॉप क्लास के जो एजुकेटर्स होते हैं, उन एजुकेटर्स को वो समय समय पे फ्री क्लासेस के द्वारा फ्री क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं, जिससे सभी बच्चों तक एक ज्ञान की रोशनी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों मैं पहले अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है, एक बार ये भी देख लीजिए, रेफरल कोड है फारूकी सर 10। दोस्तों अगर आप मेरे रेफरल कोड के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो दोस्तों उसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर होता है दोस्तों। ठीक है, जो अनअकैडमी की ओर से आपको डिस्काउंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, जिससे दोस्तों अनअकैडमी की फीस, स्टेट सर्विसेज की फीस काफी सस्ती है, और इस सस्ती फीस में भी दोस्तों अनअकैडमी ने इंडिया के टॉप क्लास के एजुकेटर्स को आपके लिए दोस्तों प्रोवाइड कराया है, क्योंकि एक प्रमोशनल बैच की तरह है ये कोर्स ही, पूरे मतलब ये पूरा सेगमेंट ही प्रमोशनल है, जिससे कि आपको जरा इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये आपको कोर्स के बारे में बता दो कि यूपी पीसीएस 2020, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रख करके एक कोर्स तैयार किया गया है दोस्तों। एक बैच कल से शुरू है, जिसमें आधुनिक भारत की कक्षाएं लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूंगा रात में 9:30 to 11। ठीक है, तो चाहे तो दोस्तों आप लोग, जिसको टारगेट ही दोस्तों 2020 का है, तो चाहे तो आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके जरा लाभ ले सकते हैं। इंडिया के टॉप क्लास के एजुकेटर्स दोस्तों उसमें आपकी कक्षाएं लेंगे। अब आइए दोस्तों मैं आज की क्लास के बारे में बता दूं कि आज की क्लास जो है वो एक फ्री क्लास है, सभी के लिए है। तो इस फ्री क्लास में दोस्तों मैंने मॉडर्न इंडिया के कुछ मैं आपके सामने एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। इस एमसीक्यूज के माध्यम से दोस्तों हम लोग आज मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो चैप्टर वाइज है दोस्तों, मतलब मॉडर्न इंडिया के जो चैप्टर हैं उन चैप्टर वाइज दोस्तों यहाँ प्रश्नों को मैंने लिया है। प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्नों का स्तर दोस्तों वो यूपीपीसीएस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा अधिक है दोस्तों। कई बार होता क्या है कि जब हम थियरी करते हैं, थियरी से तैयारी करते हैं, थियरी से जब हम थियरी पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होता है कि हमें टेस्ट देना होता है, और टेस्ट के माध्यम से हम अपनी परिस्थितियों को आंकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट के थ्रू भी थियरी को तैयार करते हैं। शायद इसको अनुभव अभी आपको है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये प्रक्रिया अपना ली तो किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, कि न केवल आप थियरी पढ़ करके क्वेश्चन को करें, टेस्ट करें, बल्कि टेस्ट के माध्यम से भी दोस्तों थियरी को समझने की कोशिश करें और अपने कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग टेस्ट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी थियरी को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जिन बच्चों ने दोस्तों अभी तक इस कोर्स को नहीं किया था, मतलब एमसीक्यू क्लासेस नहीं किया है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें बता दूं यहाँ पे कि दोस्तों इस प्रश्नों को हम एक पोल कराएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक पोल के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं एक प्रश्न लेकर के आऊंगा, उस प्रश्न के बाद आपसे मैं पोल कराऊंगा, और उस पोल में आप शामिल होंगे, आप सही प्रश्न का आंसर देंगे, मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा, आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे, और इस तरीके से दोस्तों फाइनली आपका एक लीडर बोर्ड बनेगा। उस लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग शो करेगी कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर किया हुआ है, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर करने के रिस्पॉन्स टाइम और आपके अधिकतम प्रश्नों के अनुसार आपकी यहाँ पे रैंकिंग तय होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोल। पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। इसी स्तर के प्रश्नों को लेकर के दोस्तों मैं मॉडर्न इंडिया में इसी स्तर की थियरी और इसी स्तर के प्रश्नों को दोस्तों मैं वहां पे आपको डिटेल में कराऊंगा,
जो कि एक नया बैच शुरू हो रहा है। आइए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि बहादुर शाह के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपको आंसर करना है, आप बताइएगा। बहादुर शाह के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है कि उसने मराठा सरदारों को सरदेशमुखी और चौथ दोनों वसूलने का अधिकार दिया था। ओके। दूसरा ऑप्शन है उसने गुरु गोविंद सिंह का उच्च मनसब प्रदान कर विद्रोही सुखों से सुलह करने का प्रयास किया था। चलिए दोस्तों आप बताइएगा इसका आंसर कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं आपको पोल करूंगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि स्टेटमेंट केवल एक सही है, स्टेटमेंट केवल 2 सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, या डी या दोनों स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है। आपको आंसर करना है, बताना है दोस्तों। मैं पोल करा रहा हूं, आप बताइएगा, शामिल होइएगा पोल में। चलिए हु आर यू प्रदीप और राघवेंद्र ने सही आंसर किया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी, और केवल 25% लोगों ने दोस्तों का सही आंसर किया है, बाकी लोगों के आंसर गलत है। शायद यहाँ पे एक पेज जो है वो चेंज हुआ है कुछ कुछ, तो लीडर बोर्ड यहाँ पे शायद बन नहीं पा रहा, क्योंकि 3 ही लोगों ने आंसर किया है, इसलिए लीडर बोर्ड नहीं बन पा रहा। कम से कम शायद 5 लोगों के आंसर चाहिए होते हैं मिनिमम, तब लीडर बोर्ड ये बन पाता है। चलिए तो 3 लोगों ने आंसर किया है, हु आर यू, प्रदीप, पंकज एंड राघवेंद्र शुक्ला ने। हु आर यू आप कौन है, अपना नाम बताएं पूरा, अपना पूरा नाम बताएं, आप सही नाम बताएं कि आप कौन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसा कि आपको बताया है कि हर बार हम लोग एक नया प्रश्न को लेकर के आएंगे। प्रश्न के बाद हम थोड़ा सा दोस्तों उस पर आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जिससे कि आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप ज्यादा ढंग से दोस्तों, पहले से ज्यादा ढंग से आप टॉपिक को समझ पाएं, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी अवधारणा को और मजबूत कर पाएं। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों बहादुर शाह जो है वो उत्तर मुगल काल का पहला शासक माना जाता है। दोस्तों मुगल काल को हम 2 काल में बांटते हैं। मुगल काल को 2 पीरियड में बांटते हैं। पहला दोस्तों जो मुगल काल है, जिसको मुगल काल ही कहते हैं, और दूसरा उत्तर मुगल काल कहते हैं। ठीक है ना, उत्तर मुगल काल कहते हैं। दोस्तों जब मुगल काल पे बात करते हैं तो मुगल काल का टाइम है 1526 से 1707, और दोस्तों उत्तर मुगल काल का टाइम है 1707 से लेकर के 1858, 1858। दोस्तों मुगल काल में जहां एक के बाद एक करके योग्य शासक हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वही दोस्तों उत्तर मुगल काल को हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर भी कहते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल साम्राज्य के पतन की भी शुरुआत कहते हैं। दोस्तों उत्तर मुगल काल में एक के बाद एक करके कई सारे शासक हुए, लेकिन सारे के सारे शासक दोस्तों अयोग्य निकले, और इन सब के टाइम में दोस्तों मुगल साम्राज्य तेजी से विघटन की ओर बढ़ा, डिक्लाइन की ओर बढ़ा, डेमाइस की ओर बढ़ा। समझ पा रहे हैं आप लोग। दोस्तों उत्तर मुगल काल का एक शासक था बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पहला शासक बना उत्तराधिकार युद्ध के बाद, जिसने अपने भाइयों को युद्ध में पराजित करने के बाद बहादुर शाह
मुअज्जम नाम के एक राजा ने, मुअज्जम नाम का जो एक व्यक्ति था, जो एक राजकुमार था, वो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। दोस्तों गद्दी पे बैठने के बाद उसने अपने पिता की नीतियों को बदल देने का काम किया। एक्चुअली दोस्तों उसके पिता औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में उसकी नीतियों के कारण, औरंगजेब की उसकी नीतियों के कारण, नीतियां चाहे जो भी रही हो, चाहे वो धार्मिक कट्टरता की नीति रही हो, नीति के कारण सभी स्थानीय शक्तियां उनके खिलाफ नाराज थे दोस्तों, और विद्रोह कर रहे थे। जैसे मराठे विद्रोह कर रहे थे, सिख विद्रोह कर रहे थे, जाट विद्रोह कर रहे थे, राजपूत विद्रोह कर रहे थे। तो जितने भी दोस्तों स्थानीय शक्तियां थी, वो सब एम्पायर को दोस्तों कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग मराठे यूनाइट होकर के मराठा पहचान के नाम पे औरंगजेब से लड़ रहे थे। सिख दोस्तों सिख पहचान के नाम पर औरंगजेब से लड़ करके एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। राजपूत भी दोस्तों ऐसे ही कुछ विद्रोह कर रहे थे, और जाट भी विद्रोह कर रहे थे। यानी कि दोस्तों औरंगजेब के समय में ये सारी शक्तियां अपनी लड़ाई लड़ रही थी, और औरंगजेब से अलग एक अपना एक एम्पायर बनाना चाहती थी। बट और यही वजह है दोस्तों कि औरंगजेब के बाद जो है, औरंगजेब के टाइम में दोस्तों साम्राज्य तेजी से विकटित हुआ, साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। इसीलिए दोस्तों जब उसका बेटा गद्दी पे बैठा बहादुर शाह, तो उसने सभी के साथ दोस्ताना रवैया अपनाया। उसने सबके साथ दोस्ती का रवैया अपनाया कि किसी भी प्रकार से इनके विद्रोह को रोका जा सके, और साम्राज्य को शांत किया जा सके, साम्राज्य को सुचारू ढंग से फिर से स्थापित किया जा सके। इसके लिए दोस्तों उसने सभी के साथ दोस्ताने रवैये अपनाए, सबके साथ मित्रता का रिश्ता अपनाया। सिखों के साथ उसने दोस्तों उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का सपोर्ट लिया, ठीक है ना। उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ का, उस समय दोस्तों गुरु गोविंद जो 10वें गुरु गोविंद थे, उत्तराधिकार युद्ध में दोस्तों उनका सपोर्ट लेकर के उसने उनको मनसब भी प्रदान किया, और विद्रोही सुखों से सुलह करने का प्रयास किया था। बट दोस्तों मराठों के बारे में उसकी नीति थोड़ी सी अलग थी। मराठों के बारे में दोस्तों उसकी जो पॉलिसी थी, वो थोड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई उसने। उसने दिखाने की कोशिश की तो वो उनके साथ मित्रता कर रहा है, उसने ये दिखाने की मराठों को कोशिश की कि वो मराठों के साथ दोस्ती का रिश्ता अपना रहा है। लेकिन दोस्तों वो दोस्ती का नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक रिश्ता अपनाया उसने। जो मराठा सरदार जिसको औरंगजेब ने दोस्तों मार दिया था, संभाजी, उनके बेटे साहू को, जिनके साहू को यहाँ पे छुपा के रखा गया था, उनके साहू को उसने मराठा साम्राज्य में जाने दिया, और साहू और ताराबाई के बीच में दोस्तों उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। वो जानता था कि यही होगा, जब वो साहू को छोड़ देगा तो साहू और ताराबाई में, ताराबाई दोस्तों जो पहले से लड़ाई लड़ रही थी, उनके बीच में दोस्तों एक युद्ध हुआ, और अल्टीमेटली दोस्तों ताराबाई हार गई। साहू नए छत्रपति बने। लेकिन दोस्तों उसने मराठा सरदारों को, साहू को केवल सरदेशमुखी का अधिकार दिया, सरदेशमुखी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया, चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया दोस्तों। चौथ न वसूलने की वजह से मराठा सरदार दोस्त, मराठा राज्य कमजोर ही बना रहा। क्योंकि चौथ जो होती थी, चौथ क्या होता था मैं आपको बता दूं, और सरदेशमुखी क्या होता था। शिवाजी दोस्तों शुरू से ही, चूंकि शिवाजी का जो राज्य था औरंगजेब के समय में, वो एक बहुत फर्टाइल लैंड नहीं था, बहुत ही दोस्तों अनफर्टाइल बेल्ट था। इसलिए दोस्तों शिवाजी अपने राज्य के खर्च को चलाने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से उनकी इनकम का जबरदस्ती 1/4, एक जबरदस्ती 1/4 दोस्तों वसूलते थे। 25% अपने पड़ोसी राज्य से लेते थे, कहते थे अगर तुम नहीं दोगे तो लूट मार करके तुम्हारे एरिया को मैं डिस्टर्ब रखूंगा। यही दोस्तों चौथ होता था। ओके, और इसके अलावा उसी पड़ोसी राज्य की इनकम का जो फिर बच गया उसका 10%, 25% देने के बाद जो बच गया उसका 10% फिर दोस्तों शिवाजी लेते थे, जो कि उनकी इनकम का, वो दोस्तों वो सरदेशमुखी होता था, वो छत्रपति के पर्सनल खर्चे के लिए होता था। तो दोनों में आपको पता है दोस्तों, चौथ की मात्रा ज्यादा है, सरदेशमुखी की मात्रा कम है। इसने जानबूझ के दोस्तों केवल सरदेशमुखी का अधिकार दिया। हेलो विशाल। इसने जानबूझ के केवल सरदेशमुखी का अधिकार दिया कि, क्योंकि जिससे कि दोस्तों इनको जो है प्रॉपर, ओके सरिता आप नहीं है, अच्छी बात है। आइए पोल में शामिल रहिए, पोल से आज आपको बहुत मजा आएगा, देखने में समझ में आएगी चीजें कैसे होती। ठीक है, पोल में शामिल होइए, मैं भी अगला क्वेश्चन करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों उसने मराठा सरदारों को जानबूझ एक डिप्लोमेसी अपनाई, उन्हें केवल सरदेशमुखी का अधिकार दिया था, चौथ का अधिकार नहीं दिया, जिससे कि मराठों की वित्तीय शक्ति मजबूत ना हो और मराठे ज्यादा शक्तिशाली ना बनने पाए।
ओके, क्योंकि मराठे अगर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो राज्य के लिए फिर खतरा पैदा कर देंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसने मराठा सरदारों को सरदेशमुखी और चौथ दोनों वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। आपको क्या बताया मैंने, केवल सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। ओके, इस तरीके से ऑप्शन दोस्तों बी जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद बंधुओं के संदर्भ में, सैयद बंधु जो लेटर मुगल पीरियड में दोस्तों किंग मेकर के नाम से जाने गए, उनके संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। पहला, उन्होंने फर्रुखसियर की मुगल सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की। पहला स्टेटमेंट, उन्होंने फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन प्राप्त करने में या किंग बनाने में सहायता की थी। चलिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, मतलब उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की और उसने भारतीय शक्तियों के साथ, दूसरे जो अदर पावर्स थे उनके साथ उसने रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। दोस्तों आपको आंसर करना है, आप बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, आपको टिक करना है। चलिए आंसर कीजिए। शानदार रोमी, ऋतुजा, ऋतुजा शायद न्यू स्टूडेंट है। रोमी मेरी रेगुलर स्टूडेंट है आई थिंक, और यूजर मुझे नहीं पता कौन है। अब लीडर बोर्ड बना है जब इतने लोग इसमें शामिल हुए हैं। ओके, 7 लोगों ने दोस्तों सही आंसर किया हुआ है। राघवेंद्र शुक्ला रोमी सेकंड पे, यूजर दीपांशु, ऋतुजा, एक हु आर यू कोई है, और प्रदीप पंकज, इतने लोगों ने दोस्तों उसको सही आंसर किया हुआ है। शानदार राघवेंद्र, राघवेंद्र भी शायद रेगुलर स्टूडेंट है हमारे। राघवेंद्र बताएं, क्या राघवेंद्र रेगुलर स्टूडेंट है? ये वही राघवेंद्र जो हमारी क्लास में आते हैं यूपीपीसीएस बैच में। रोमी तो पहचान रहा हूं मैं, रोमी नाम ही थोड़ा अलग है, तो इसलिए रोमी हमारे स्टूडेंट हैं। ओके, राघवेंद्र आप पहली बार हैं। ओके, तो शायद कोई और, एक और राघवेंद्र है जो मेरी क्लास में रेगुलर आते हैं यूपीपीसीएस बैच में। आपको कांग्रेचुलेशन राघवेंद्र, रोमी, यूजर, दीपांशु, ऋतुजा, सभी को। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं इस क्वेश्चन पे कि सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविनाश, अवनीश चला गया, अवनीश है क्लास में। देवश्री और अवनीश, देवश्री लगता है ज्वाइन करी फिर चली गई। आइए दोस्तों समझते हैं। उन्होंने, आपको समझाता हूं मैं, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। उन्होंने फर्रुखसियर की मुगल सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की। ओके, एकदम सही बात है दोस्तों। एक्चुअली लेटर मुगल पीरियड में, मैंने बताया मुगल पीरियड के दो टाइम है, एक है मुगल पीरियड, दूसरा है दोस्तों लेटर मुगल पीरियड। दोस्तों लेटर मुगल पीरियड में कई सारे किंग मेकर्स हुए, किंग मेकर्स हुए। एक होता है दोस्तों किंग, एक होते हैं किंग मेकर्स। दोस्तों किंग मेकर कब पावरफुल हो जाते हैं? किंग मेकर कौन लोग थे? मैंने पढ़ाया दोस्तों, जो जो उमरा वर्ग होता था, जो सामंत वर्ग होता था, वो दोस्तों क्या होता था, किंग मेकर हो जाता था। जब केंद्र में अयोग्य शासक आ जाएंगे, जब केंद्र में दोस्तों अयोग्य उत्तराधिकारी रहेंगे और अयोग्य शासक रहेंगे, तब क्या होगा कि दोस्तों उस समय जो उमरा वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। एक्चुअली दोस्तों मुगल दरबार में, ध्यान से समझिएगा, ये मुगल कोर्ट है। मुगल कोर्ट में दोस्तों कई सारी पार्टीज रहती थी, कई सारे अलग अलग दलों के लोग रहते थे। इसमें दोस्तों हिंदुस्तान एक दल था, अफगानी एक दल था दोस्तों, ईरानी दल, ईरानी पार्टी, एक पार्टी थी दोस्तों की अफगानी पार्टी,
एक पार्टी थी तुरानी पार्टी और एक पार्टी थी दोस्तों हिंदुस्तानी पार्टी। लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर मुगल पीरियड में दीपांशु। लेटर वैदिक अलग है और लेटर मुगल पीरियड अलग है, ठीक है। आपने वैदिक शब्द का इस्तेमाल किया, लेटर मुगल शब्द होगा। हाँ मैं समझ गया था, आप कहना सही सही कह रहे हैं आप कि डिक्लाइन डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, ये कह रहे हैं आप। डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था, डिक्लाइन शुरू हो गया था, एग्जैक्टली सही बात है। तब दोस्तों क्या हुआ कि मुगल दरबार में अलग अलग पार्टी के लोग थे। ये जो उमरा वर्ग हैं ये अलग अलग देशों से आते थे और ये एक देश के नाम पर, एक नस्ल के नाम पर, एक देश के नाम पर दोस्तों आपस में आपसी हितों से जुड़े हुए थे। जब दोस्तों ये सारी पार्टी तब तक कमजोर रही, मुगल पीरियड के दौरान दोस्तों ये सारी पार्टी कमजोर बनी रही। ये लोग सरकार के सामने, ये लोग दोस्तों सरकार के किंग के सामने झुक करके शासन करते रहे और हम हमेशा दोस्तों सरकार की चाटुकारिता करते रहे, क्योंकि केंद्र मजबूत था। केंद्र में एक के बाद एक करके योग्य शासक थे। लेकिन दोस्तों जब 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 उत्तर मुगल काल में दोस्तों जब केंद्र कमजोर हुआ, जब केंद्र के उत्तराधिकारी कमजोर हुए, जब केंद्र में दोस्तों कमजोर राजा आने लगे, एक के बाद एक करके कमजोर राजा आए, तब दोस्तों इन सब की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और ये लोग अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए। अब ये सभी चाहने लगे कि अपना कैंडिडेट राजा बनाने की सोचने लगे कि अगर हिंदुस्तानी पार्टी का कोई राजा बनेगा तो दोस्तों हिंदुस्तानी पार्टी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मनसबे जागीरें और ऊंचे पद प्राप्त होंगे। अगर अफगानी पार्टी का दोस्तों किंग बनेगा तो दोस्तों अब लड़ाई जो होने लगी, उत्तराधिकार युद्ध जो होने लगा, वो कैंडिडेट में नहीं होता था, वो दोस्तों इन पार्टीज में होता था। ये पार्टी वाले डायरेक्टली उत्तराधिकार युद्ध में को प्रायोजित करते थे दोस्तों। ऐसी एक पार्टी थी हिंदुस्तानी पार्टी और हिंदुस्तानी पार्टी के लीडर थे दोस्तों सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु। दो भाई थे दोस्तों, अब्दुल्ला अली और सैयद हुसैन अली, सैयद अब्दुल्ला अली, दो भाई थे दोस्तों। ये हिंदुस्तानी पार्टी के लीडर थे और ये लोगों ने दोस्तों एक के बाद एक करके कई सारे किंग मुगल कोर्ट में बैठाए। मुगल युवराजों को, कमजोर युवराजों को जानबूझ के ये दोस्तों कमजोर युवराजों को किंग बनाते थे, जिससे कि अपनी वाली कर सके, अपना शासन चला सके। तो दोस्तों इन लोगों ने एक के बाद एक करके 4 किंग बनाए हैं और ये चारों के चारों पपेट किंग होते थे। पपेट मतलब कठपुतली राजा होते थे। इनके समय में दोस्तों समस्त सत्ता का उपभोग यही दोनों भाई करते थे और सारे ऊंचे पद ये ले लिया था इन लोगों ने और यही सारे सत्ता, इन्हीं लोगों ने दोस्तों सबसे पहले फर्रुख सियर को मुगल सत्ता का सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की थी। ओके, फर्रुख सियर दोस्तों इनका पहला डमी कैंडिडेट था। डमी मतलब एक पपेट कैंडिडेट था। इसके पहले दोस्तों फर्रुख सियर के पहले जहांदार शाह था, जो ईरानी दरबार के प्रभाव में था। ईरानी दरबार वालों ने दोस्तों जहांदार शाह को गद्दी पे बैठाया था। तो अब दोस्तों हिंदुस्तानी पार्टी वालों ने जहांदार शाह और ईरानी लोगों को हरा करके हिंदुस्तानी पार्टी ने दोस्तों अपना कैंडिडेट बैठा लिया था, जिसका नाम था आपका फर्रुख सियर। तो ये बात दोस्तों एकदम सही है कि उसने जो है मुगल सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की थी। अगला स्टेटमेंट है, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्होंने, हाँ, लंपट मूर्ख कहा गया। उन्होंने, एकदम सही बात है दोस्तों, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा दोस्तों, भले ही किंग मेकर जितने भी गंदे रहे हो, लेकिन दोस्तों जब चूंकि सारी पॉलिसी यही अडॉप्ट करते थे, सारी पॉलिसी यही एग्जीक्यूट करते थे, जो किंग मेकर बनाते थे, जो किंग मेकर होते थे, वही सारी पॉलिसी एग्जीक्यूट करते थे। तो दोस्तों इन लोगों ने जो पॉलिसी एग्जीक्यूट किया वो धार्मिक सहिष्णुता की ही रही। जजिया प्रथा को दोस्तों इन लोगों ने भारत से समाप्त किया, जजिया जजिया कर को समाप्त किया और इस तरीके से इसका दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही। क्लियर है? तो दोस्तों थियरी जो है, केवल क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, थियरी का, क्वेश्चन के थ्रू थियरी जो है रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फुरुख को कायर क्या मतलब? फर्रुख शेयर को घृणित कायर कहा गया, एकदम सही कह रहे हैं आप। जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया आपको कि फर्रुख शेयर को घृणित कायर कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के परिणामों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। भारत पर नादिर शाह के आक्रमणों के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वह अपने राज्य को दिवालियेपन और भारी कराधान से मुक्त कराने में सफल रहा। वह अपने राज्य को दिवालियेपन और भारी कराधान से, नादिर शाह दोस्तों ईरान का था, राज्य को दिवालियेपन मतलब कंगाली से और कराधान से, हैवी टैक्सेशन से मुक्त कराने में सफल रहा। वह भारत से कोहिनूर हीरा ले गया, ठीक है। और अगला, उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पूर्व में स्थित मुगल साम्राज्य के सभी प्रांतों को सौंपने के लिए विवश किया था। चलिए दोस्तों, आपको आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको पोल कराता हूं। आंसर कीजिए। पेशवा, क्या बात। देवश्री, दीपांशु, कम लोगों ने आंसर किया है। बहुत सही, शानदार दोस्तों। दीपांशु, राघवेंद्र, हु आर यू, रोमी, यूजर, पेशवा, देवश्री, राजीव, ऋतुराज, सबने दोस्तों आंसर किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें दीपांशु ने सबसे तेज किया हुआ है, राघवेंद्र ने किया है। 1 2 3 दोस्तों, इसमें दीपांशु, राघवेंद्र और हुआरियो। रोमी 4th पोजीशन पे चली गई फिलहाल। रोमी, थोड़ा स्पीड अपनी तेज करो, मतलब अपनी जो थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम उसे ठीक करो। ओके, ऑप्शन एलिमिनेशन से सही किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, नादिर शाह ने, जो कि एक ईरानी इन्वेडर था, पर्शियन इन्वेडर या ईरानी इन्वेडर था, जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, आगे दोस्तों एक शासक होगा फर्रुख सियर के बाद, एक के बाद एक करके कमजोर शासक हुए, लेकिन उन सब में कमजोर शासक हुआ दोस्तों जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को भी किंग बनाने का काम सैयद बरदस्त ने ही किया था। सैयद बरदस्त ने ही किया था, लेकिन दोस्तों इसने सैयद बरदस्त को इसने धोखे से मरवा दिया दोस्तों। इसने उनको धोखे से मरवा दिया सैयद बरदस्त को, इनसे छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि पहले किंग बनने के लिए दोनों पहले साथ होते थे, और बाद में दोस्तों सत्ता का उपभोग कौन करेगा, सत्ता का असली हकदार कौन होगा, मोहम्मद शाह रंगीला रहेगा कि सैयद बरदस्त रहेंगे, इस बात को लेकर के जल्दी ही दोनों में लड़ाई छिड़ जाती थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने दोस्तों क्या किया कि सैयद बरदस्त की हत्या करवा दी। और अब ये दोस्तों किसके साथ मिलकर के कराया था, इसने तुरानी दल के साथ मिलकर के, तुरानी दल के नेता निजामुल मुल्क के सपोर्ट से इसने दोस्तों सैयद बरदस्त से हत्या करवा दी थी। ओके, इसी के टाइम में दोस्तों मुगल एम्पायर तेजी से विघटित हुआ, क्योंकि तुरानी दल का नेता दोस्तों निजामुल मुल्क इसको समझाता ही रह गया कि थोड़े से अच्छे काम कर लिया करो, निजामुल मुल्क। लेकिन दोस्तों ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अय्याशी की प्रवृत्ति की वजह से दोस्तों मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन हो रहा था। इसीलिए दोस्तों निजामुल मुल्क ने क्या किया कि एक झटके में दोस्तों निजामुल मुल्क जो है वो इस पार्ट को दोस्तों तोड़ करके अलग हो गया। इसको दक्कन कहते थे, ये मुगलों का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। दक्कन को दोस्तों तोड़ करके वो अलग हो गया। ओके, इसके बाद दोस्तों दक्कन, जब दक्कन अलग हुआ तो इसी की देखा देखी दोस्तों बंगाल अलग हो गया, बंगाल अलग हुआ। ये सब दोस्तों 1724 के से 25 के बीच में सभी घटनाएं घटे। इधर बंगाल अलग हुआ, बंगाल के बाद दोस्तों अवध अलग हो गया। तो मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ दोस्तों। ये सभी जब क्षेत्रीय राज्य अलग होने लगे, और प्रणाम रिंकू, जब ये सब दोस्तों अलग हो गए,
तो अल्टीमेटली इसी समय दोस्तों मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठा करके नादिर शाह ने दोस्तों भारत पर अटैक किया। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया और अपने अटैक के परिणाम स्वरूप दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसने 20 करोड़ रुपए उस दौर में दोस्तों लूट करके ले गया था भारत से। 20 करोड़ रुपए दोस्तों लूट करके ले गया, मुगल बादशाह से जबरदस्ती लेके गया या लूट पाट करके लेके गया। इतना ही नहीं दोस्तों, वो भारत में मुगल बादशाह का तख्त ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते थे, तख्त ताऊस जिसको मयूर सिंहासन भी कहते थे, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कोई बताएगा? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, बताइए? तख्त ताऊस या? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छे। शाहजहां ने दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसमें कहते हैं कि कई कुंटल दोस्तों उसमें केवल सोने, हीरे, जवाहरात और मोतियां लगाई गई थी। उसी में दोस्तों, उसी तख्त ताऊस में कोहिनूर हीरा भी रखाया गया था, कोहिनूर हीरा भी लगाया गया था। और इसने क्या किया दोस्तों कि ये तख्त ताऊस भी उठा ले गया दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे पैसे ले गया, तख्त ताऊस ले गया, इन सब से उसने वो अपने राज्य में दिवालियेपन और भारी कराधान से मुक्त कराने में सफल रहा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है, लेकिन दोस्तों उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पूरब में नहीं बल्कि सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके देने के लिए दोस्तों मजबूर किया। ठीक है ना? हाँ सरिता, उसने पूरब के नदी के दोस्तों, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों के, पश्चिम के सारे क्षेत्र दोस्तों क्या किया था वो दोस्तों, मोहम्मद शाह को मजबूर किया था कि वो उनको सौंप दें। ओके, हाँ, पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया जो मुगलों का प्रांत था। इस तरीके से दोस्तों उसका थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट्स क्लियर? अभी आपका क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के विघटन और उत्तराधिकारी राज्यों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य का विघटन यानी कि उसके टूटने, जैसा मैंने अभी बताया कि मुगल साम्राज्य दोस्तों विघटित हुआ, मुगल साम्राज्य के विघटन और उसके उत्तराधिकारी राज्यों, उत्तराधिकारी राज्य मतलब ये जो टूट करके अलग हो रहे हैं, दक्कन, बंगाल या अवध, इनकी बात कर रहे हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग सभी उत्तराधिकारी राज्यों द्वारा मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था। ओके, चलिए अच्छी बात है। पहला स्टेटमेंट, अधिकांश राज्यों ने केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण किया, ये भी अच्छी बात है, आइए इस पे भी समझते हैं। इन राज्यों की राजनीति निरपवाद रूप से सांप्रदायिक थी। ठीक है, अधिकांश राज्यों ने केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण किया और इन राज्यों की राजनीति निरपवाद रूप से सांप्रदायिक थी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं आप आंसर कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आप देखते हैं आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मैं पोल कर रहा हूं। पेशवा एंड ऋतु जाने, सही आंसर क्या हुआ? शेयर लीडर बोर्ड, पेशवा, दीपांशु, ऋतुजा, राघवेंद्र, हुवारियू, रोमी, यूजर, देवश्री, राजीव रंजन एंड प्रदीप पंकज, इन लोगों ने दोस्तों, इतने लोगों ने आंसर किया है, या बाकी ये टॉप 10 में है आंसर दोस्तों। जिसने भी किया हो, इन लोगों ने किया होगा आंसर। दो में दो आंसर का किया है, पेशवा ने आंसर दिया हुआ है, दीपांशु ने भी 2 का किया है, ऋतुजा ने भी 2 का किया हुआ है, रोमी के अभी तक एक ही सही हुए हैं, बाकी के 2 आंसर सही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, और देवश्री के भी एक ही सही है, कोई बात नहीं। चलिए
अभी आपका और भी अच्छा होगा। इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आता होगा कि आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है ना, समझ में आता है ना कि आपने कहाँ गलतियां की है और कहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी नहीं है और आपको कितना रिवीजन करना है। ओके, इसके लिए आपके सामने मेरी रिकॉर्डिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप मेरे रिकॉर्डिंग वीडियोस को जाकर के बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आपको दोस्तों आपकी तैयारी कंप्लीट बनी जाएगी। ये सारी चीजें मैंने रेगुलर थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इसलिए मेरी रिकॉर्डिंग वीडियोस जाके देखिए, आपका जितनी बार देखेंगे आपका रिवीजन होगा। आप फास्ट करके रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स का रिवीजन कीजिए। एग्जैक्टली कितने पानी में आपको समझ में आ रहा हो। आइए दोस्तों, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन, पहला एक्सप्लेनेशन, मुगल साम्राज्य के विघटन और उत्तराधिकारी राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लगभग सभी उत्तराधिकारी राज्यों द्वारा मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मुगल साम्राज्य की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी। दोस्तों, ये जितने भी राज्य थे जो उत्तराधिकारी जो टूट करके अलग हुए मुगल साम्राज्य से, इन्होंने कभी भी खुल करके ये नहीं कहा, इन्होंने दोस्तों कभी भी खुल करके ये नहीं कहा कि हम मुगल साम्राज्य से अलग हो गए हैं, ठीक है, या मुगल साम्राज्य से हमारा कोई नाता नहीं। कभी भी खुल करके नहीं कहा, खुल करके घोषणा नहीं की। दोस्तों, ये लोग केवल और केवल व्यवहार में स्वतंत्र थे, व्यवहार में स्वतंत्र थे। सैद्धांतिक रूप से ये अभी भी दोस्तों मुगलों के अधीनता में अपने आप को मानते थे। भाई, कहने में क्या जाता है कि हम मुगलों के अधीन है, ठीक है ना, इससे तो दोस्तों फायदा ही है कहीं ना कहीं। मुगलों के नाम का इस्तेमाल कर लेंगे कहीं ना कहीं, मुगल राष्ट्रीय शासक थे। आई बात समझ में? तो दोस्तों, ये लोग केवल सिद्धांत में मुगलों के, मतलब ये केवल व्यवहार में अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र थे। सैद्धांतिक रूप से दोस्तों अभी भी ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करते थे। दोस्तों, स्थिति ये थी कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अभी भी, वो भी दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार करती थी। वो भी अपने आप को मुगलों की एक मतलब एक अपने आप को एक अधीनस्थ राज्य मानती थी। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये अपने राज्यों में पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। ये चाहे तो मुगल राज्य को टैक्स पे करें ना करें, मुगल साम्राज्य के कानूनों को अपने राज्य में लागू करवाएं या ना करवाएं, इनकी मर्जी के ऊपर था। तो दोस्तों, जितने भी राज्य थे वो सभी मुगल साम्राज्य की नाम मात्र की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। अब भाई अगला, इन अधिकांश राज्यों ने केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण किया। नहीं दोस्तों, केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया, बल्कि मैंने पढ़ाया है क्लास में कि इन अधिकांश राज्यों ने दोस्तों कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था दोस्तों केंद्रीकृत नहीं होती। कुलीन केंद्रीकृत में क्या होता है, कोई एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है। ये सारी शक्ति दोस्तों एक आदमी के अंदर निहित होती, किसी एक व्यक्ति, किसी एक राजा के अंतर्गत सारी शक्ति निहित होती। लेकिन दोस्तों कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुछ लोग मिल करके दोस्तों निर्णय लेते हैं। उसमें राजा तो होता तो है, लेकिन दोस्तों राजा अपने निर्णयों के लिए एक बॉडी के अधीन होता है, एक बॉडी, एक समिति के अधीन होता है, जिसमें मतलब उनके साथ सहयोग करके दोस्तों वो शासन करता है, जिसमें व्यापार प्रमुख होंगे, किसान प्रमुख होंगे, वाणिज्य प्रमुख होंगे, ठीक, शिल्प प्रमुख होंगे, इस तरीके दोस्तों जमींदार प्रमुख होंगे। उन सब के निर्णयों से मिल करके दोस्तों शासन चलता है। ऐसे शासन को कुलीन तंत्रीय शासन कहते हैं। और दोस्तों ऐसा शासन केंद्रीकृत नहीं होता। तो इस तरीके से इन अधिकांश राज्यों ने केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया था दोस्तों। पहली तीसरी बात, इन राज्यों की राजनीति निरपवाद रूप से सांप्रदायिक थी। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, बल्कि सांप्रदायिक नहीं थी दोस्तों। इन लोगों ने पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द पर, यानी कि धार्मिक सौहार्द पर दोस्तों शासन किया। धार्मिक सौहार्द पर शासन किया अपने अपने राज्यों में। इन लोगों ने दोस्तों सर्वधर्म संभाव पे शासन किया, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता पे शासन किया, न कि सांप्रदायिकता पे। इनके राज्यों में जितने भी ऊंचे पद होते थे, सब बड़े बड़े हिंदू लोगों को दोस्तों दिए जाते थे, चाहे वो दीवान का पद हो, वजीर का पद हो,
सारे पद बड़े बड़े हिंदू हिंदू दोस्तों लोगों को दिए जाते थे। समझ पा रहे हैं? इन लोगों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये सब चीजें पढ़ाई हैं आप, किन राज्यों की राजनीति कैसी थी, उनके पॉलिटिकल सिस्टम, उनका उनका मतलब उनका राजनीतिक वैल्यूज क्या थे। तो इस तरीके से दोस्तों इसका केवल और केवल स्टेटमेंट इसका एक सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, तो सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-कौन से मुगल साम्राज्य के पतन का वैध कारण रहा है? ठीक है ना? वैध कारण रहा है मतलब इसमें रियल कारण कौन था? रियल सरकम मतलब कॉजेस क्या थे? वैध कारण क्या थे? लेजिटिमेट कॉजेस क्या थे? 4 ऑप्शन आपके सामने 3 आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके सामने फिर 4 ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से चुनना है कि कौन-सा आंसर सही है। पहला, उत्तराधिकार का युद्ध। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का आपको वैध कारण ढूंढना है। पहला, उत्तराधिकार का युद्ध। दूसरा, उच्च पदस्थ लोगों का पतनशील चरित्र, उच्च पदस्थ लोगों का पतनशील चरित्र। और तीसरा, कमजोर इच्छा शक्ति वाले और विलासप्रिय बादशाह। अब आपको दोस्तों आंसर चुनना है, बताइएगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सी है मतलब 1 2 3 और ऑप्शन डी है दोस्तों 2 एंड 3। आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है। मैं पोल करता हूं, ऑप्शन चुने आप। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया हुआ इस बार। मैं आपको लीडर बोर्ड शो कर रहा हूं, आप देखें। पेशवा, दीपांशु, हुआरियो, रूमी 4th पे आ गई 2 क्वेश्चन का आंसर देकर के। ऋतुजा 2 क्वेश्चन देकर के 4th पे है। राघवेंद्र और देवश्री, इन लोगों ने दोस्तों 2 क्वेश्चन के आंसर किए। रिस्पॉन्स टाइम का थोड़ा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्स टाइम को लेकर के आप लोगों को एकदम चिंता नहीं करनी होती है। आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। भले आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। पहला आपका यही मतलब आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका आंसर सही हो। ओके, बधाई आपको पेशवा, दीपांशु, हुआरियू, रूमी, ऋतुजा, सभी को बधाई। जो टॉप 10 में है हम सभी को बधाई कि आप लोग कम से कम सही आंसर कर रहे हैं। ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको इसका आंसर समझाता हूँ इसमें क्या सही आंसर होगा। दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है सी। सी सी का मतलब है कि इसको तीनों ऑप्शन दोस्तों इसके सही हैं। 1 2 एंड 3 तीनों सही है। पहला, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार दोस्तों निश्चित रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। दीपांशु 4 बजे तक की क्लास ही है, थी 1 ही घंटे की क्लास है। आप ठीक 4 बजे चले जाइएगा, मैं 4 बजे क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध दोस्तों निश्चित रूप से एक के बाद एक होने वाले उत्तराधिकार युद्ध ने मुगल साम्राज्य को दोस्तों कमजोर करते चले। देखिए, अगर एक बार उत्तराधिकार का युद्ध हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हर बार के उत्तराधिकार युद्ध ने मतलब एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जरा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन जब हर बार हर वर्ष उत्तराधिकार युद्ध होगा, तब दोस्तों हर बार सत्ता परिवर्तन होगा, संसाधनों का अपव्यय होगा, नए नए लोग सत्ता को दोस्तों ज्वाइन करेंगे। वो लोग सत्ता सुख के लिए लूटमार करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तराधिकार युद्ध ने दोस्तों एक के बाद एक करके जहां कमजोर शासकों को स्थापित किया, वहीं उमरावों की महत्वाकांक्षा में दोस्तों वृद्धि कर दी, और जिसकी वजह से साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा, उच्च पदस्थ लोगों का पतनशील चरित्र। निश्चित रूप से दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता, जो ऊंचे पदों पे दोस्तों जो जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, अगर उनका अगर पतनशील चरित्र न होता, तो दोस्तों वो लोग अपने स्वार्थ के लिए उत्तराधिकार युद्ध को प्रायोजित न करते। दोस्तों ये सभी लोग ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए हैं, ऊंचे पद मतलब वही जो मैंने बताया कि अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं,
ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, अफगानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, यही लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। इन्हीं के उम्रा लोग दोस्तों ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं केंद्र में। कोई मंत्री है, कोई फला मंत्री है, कोई किसी बड़े पद पे है। यही लोग दोस्तों अपने हितों के लिए क्या करते थे, राजा बनाने वाले काम में लिप्त हो जाते थे। और इनको क्या फायदा होता था, जब इनका व्यक्ति राजा, इनका कैंडिडेट राजा बनता था, तो ये दोस्तों इनको ऊंचे ऊंचे मनसबे देता था और बड़े बड़े पद देता था, बड़ी बड़ी जागीरें देता था, जिससे दोस्तों इनको आर्थिक लाभ मिलता था। तो ये लोग अपने पदों के, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग थे, उनका दोस्तों इतना पतनशील चरित्र था कि कोई भी राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोच रहा था, सब अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। एंड अंततः कमजोर इच्छा शक्ति वाले, करप्शन मानव जीवन के, मानव के साथ करप्शन है, मानव जहां है वहां करप्शन है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आपने दीपांशु अपने क्वेश्चन पूछा क्या शुरू से करप्शन था, तो याद रखिए दोस्तों कि मानव के, जब से मानव का इतिहास है तब से करप्शन का इतिहास है, क्योंकि मानव के दोस्तों नियति में ही करप्शन, मतलब स्वार्थ है, लालच है, भ्रष्टाचार है। हाँ, ये अलग बात है कि करप्शन बाय डिफॉल्ट करप्शन होता है, उसको रोकने के लिए दोस्तों एक सिस्टम होता है। करप्शन कम या ज्यादा हो सकता है, 0% हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। एकदम से खत्म हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा किसने कहा आपको कि भारत करप्शन के लिए जाना गया है शुरू से? क्या विदेशों में करप्शन नहीं था? विदेशों में युद्ध नहीं हुए? वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो देखिए कितने बड़े बड़े करप्शन के लिए युद्ध हुए, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत दोस्तों, भारत ही नहीं, दुनिया में सभी जगहों पे करप्शन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं कम या ज्यादा हर जगह था। वो आपने एक पूर्वाग्रह बना लिया है कि ऐसा भारत में ही था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि दोस्तों एक बात कहें तो हम लोग ज्यादा, हमारे देश में दोस्तों कई बार ये देखेंगे तुलनात्मक रूप से ज्यादा चरित्रवान रहे लोग। ओके, तो कमजोर इच्छा शक्ति वाले और बिलासपुरी बादशाह जो थे दोस्तों, ये भी एक पतन का सबसे बड़ा कारण बना है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निजामुल मुल्क आसफ जाह के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजामुल मुल्क आसफ जाह, दोस्तों तुरानी दल का नेता निजामुल मुल्क आसफ जाह के शासनकाल के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। जिसने, चलिए, जिसने ऑप्शन, उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, उसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ऑप्शन नंबर 2। एंड तीसरा, उसने हिंदुओं को अपने प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना। उसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, एक ये, और उसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता, सॉरी, पहले उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ऑप्शन 1। उसने मुगल साम्राज्य से अपने स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ऑप्शन नंबर 2। एंड दोस्तों उसने हिंदुओं को अपने प्रशासन में अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, आपको बताना है, आंसर करना है। एक मिनट। अगर आप लोग मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन को भी अगर सही से ध्यान देते तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत न करते। पेशवा, दीपांशु, हुआरियो, रोमी, राजीव, ऋतुजा, राघवेंद्र, अदिति, देवश्री एंड यूजर, इन लोगों ने, दोस्तों लोगों ने आंसर किया हुआ है। ठीक है, आंसर तो ऑल लोगों ने भी किया, लेकिन ये टॉप 10 में बने हुए हैं। रूमी के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। रूमी, आखिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तुम ध्यान देना इस बात पे।
ठीक है देवश्री, तुम भी ध्यान देना कि आखिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आप दोनों मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी हो, ठीक है। आप लोग एक बार इस चैप्टर को जाके आज घर पे पढ़िएगा, घर पे देखिएगा। शायद देवश्री ने दोस्तों इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है मुझसे, मॉडर्न इंडिया का ये पहला टॉपिक है, शायद इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन रोमी ने शायद पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, आपने भी नहीं पढ़ा है, तो ठीक है, आप मेरी रिकॉर्डिंग वीडियोस को जाकर के आज जरूर देखें और फिर इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे पता है मुझे तो पता है देवश्री तुमने बहुत बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जहां तक रोमी का ध्यान आ रहा है कि उसने, लेकिन खैर एक बार आप पढ़िएगा जरूर, रिकॉर्डिंग वीडियो जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर करते हैं। पहला ऑप्शन, उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन को सुना होता, ध्यान से अगर सुना होता, तो भी आपका यह आंसर सही हो जाता। पहला, उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सप्लेनेशन आपने सुना होता तो आप आंसर दे देते। पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है। दूसरा, उसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये तो गलत है। मैंने बताया कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं की। कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं की। और तीसरा, उसने हिंदुओं को अपने प्रशासन में अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भी मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि इन सभी उत्तराधिकार राज्यों ने अपने प्रशासन में हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर शामिल किया था। एग्जैक्टली आप एलिमिनेशन से आप इसको आंसर को सही कर लेते हैं। एलिमिनेशन थियरी बहुत शानदार होती है। आप इसको अगर डेवलप कर लें तो आपका प्री दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन थ्योरी पर बहुत जोर दीजिए, खूब एमसीक्यू कीजिए। जिन बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं वो खूब एमसीक्यूज करें, क्वेश्चन पढ़ें, टॉपिक पढ़ें, एमसीक्यूज करें आप, और एलिमिनेशन थ्योरी को फॉलो करें। देखिए आपका सही होता है कि नहीं आंसर। तो ये आंसर तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ, 4 ही ऑप्शन तो दे रहा हूं। वंदना, क्या 5 ऑप्शन जा रहे हैं क्या? 5 ऑप्शन इसमें खुद से आ रहे हैं। रोमी, इसमें 5 से मैंने खुद भी देखा, इसमें 5 ऑप्शन खुद से आ रहे हैं। मैंने 5 नहीं किए हैं, ये एक नया फीचर इसमें आया है, इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे इसके लिए कहना पड़ेगा, मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये कल मैंने अपडेट किया कि न्यू फीचर आ जाए, न्यू पेज आ गया है बन करके एक तरीके का, थोड़ा सा शानदार तो है। हाँ, हो सकता है सेटिंग में चेंज करना होगा, मैं सेटिंग में चेंज कर दूंगा बाद में चल करके। मैं देखता हूँ एक बार सेटिंग में, मोर में होगा सेटिंग। सेटिंग कहाँ गया, देखना पड़ेगा मुझे सेटिंग कहाँ है, फिर मैं आपको कर दूंगा। स्किप का है ऑप्शन, आप बोल रहे हैं स्किप का है, इसको मुझे सेटिंग देखना पड़ेगा एक बार कहाँ पे, फिर मैं कर देता हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और टाइम है, कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह एक प्रतिष्ठित राजनेता, कानून निर्माता एवं सुधारक थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर की स्थापना की। वह महान खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन में कई वेधशालाओं का निर्माण कराया। ठीक है दीपांशु, आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए। वह एक प्रतिष्ठित राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अत्यंत प्रसिद्ध नगर की स्थापना की। वह महान खगोल विज्ञानी थे और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन में कई वेधशालाओं का निर्माण कराया। ये कथन किसके बारे में सही? चलिए दोस्तों, आपको बताना है, आंसर कीजिएगा। अच्छा, ये है, इसमें एक ऑप्शन आ गया, मैं समझ गया। चलिए, इस बार तो बड़े धड़ल्ले से आंसर किया भाई आप लोगों ने।
पेशवा, हु आर यू, राजीव, दीपांशु, आदिति, देवश्री, रोमी, सरिता, दिवाकर, ऋतुजा एंड वंदना। रोमी तुम आज जाकर के जरूर वीडियो देखना, रिकॉर्डिंग देखना। अगर इतने आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब उधर का टॉपिक तुम्हारा कमजोर है, ठीक है दोस्तों। ये जो कथन है, ये एक जयपुर के एक महान शासक हुए दोस्तों, राजा जयसिंह टू, ठीक है। ये उन्हीं के बारे में दोस्तों कथन है। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, यहाँ द्वितीय नाम नहीं है, लेकिन दोस्तों इन्हीं के बारे में। दोस्तों राजा जयसिंह टू 18वीं शताब्दी में, 18 सेंचुरी में एक महान राजनेता हुए, कानून निर्माता हुए, समाज सुधारक हुए, जिन्होंने दोस्तों अपने राज्य में दहेज प्रथा पर, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कानून बना करके। वो एक डिप्लोमेट हुए दोस्तों, बड़े ही शानदार डिप्लोमेट हुए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, गणित के क्षेत्र में भी काम किए, एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक अच्छे वास्तुविद थे, एस्ट्रोलॉजर थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक वो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वेदशालाओं का दोस्तों निर्माण कराया था। एस्ट्रोलॉजिस्ट वो उसको क्या बोलते, ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया दोस्तों, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, ठीक है ना, बनारस में, 5 जगह दोस्तों उन्होंने ऑब्जर्वेटरी का उन्होंने दोस्तों स्थापना करवाई थी। एक महान गणितज्ञ रहे वो। और दोस्तों उन्होंने यूक्लिड और नेपियर के जितने भी गणित में दोस्तों उनकी किताबें थी, उन सारी किताबों का उन्होंने पर्शियन में, संस्कृत में सॉरी, अनुवाद कराया था दोस्तों। तो एक महान विद्वान हुए, उन्हीं के बारे में दोस्तों ये चर्चा है, जो आमेर के शासक थे, 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकार राज्यों में से एक थे, मतलब मुगल राज्यों में से दोस्तों, मुगलों के पतन के बाद उदय होने वाले राज्यों में से एक थे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन इतना ही, आज की क्लास इतनी ही करते हैं। कल से हमारी क्लास, रात में भी क्लास है, रात में 9 बजे से क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग स्पेशल मेन सी क्लासेस पे बात करेंगे। ओके, उस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। देवश्री, मुझे कहीं जाना है, थोड़ी सी जल्दबाजी, इसलिए मैं निकल रहा हूँ, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। मुझे कहीं निकलना है, तुरंत जाना है। कुछ लोग आके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं उनका, मैंने उनसे 4 बजे तक का ही टाइम मांगा था। और दोस्तों कल जो है, कल से 9:30 पे बैच स्टार्ट है। ओके, तो आप 9:30 का दोस्तों बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। और मॉडर्न डे का दोस्तों बैच, यही सब चीजें वहां पढ़ेंगे आप लोग। तो जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आगे नहीं करेंगे, इसी बैच से हम शुरू करें। तो रोमी, आप जितने भी लोग हैं, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग इस क्लास को ज्वाइन करें। 9:30 PM, नॉट AM। आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़िए, इस टॉपिक से मैं शुरू करूंगा।